Dear student, welcome to online study classes. MAPS 109, Theory of International Politics, Unit 17, Indian Foreign Policy. I am Kamna Yadav, Assistant Professor, UPRTOU. सबसे पहले हम उद्देश्य समझने का प्रयास करते हैं। उद्देश्य में देखते हैं, इस इकाई के अध्ययन के बाद आप भारतीय विदेश नीति से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य, उद्देश्य, लक्ष्य एवं निर्धारक तत्व से अवगत हो सकेंगे। तो भारतीय विदेश नीति के जो ऐतिहासिक तत्व हैं, लक्ष्य क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, तो उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय विदेश नीति के कालखंडों को समझ सकेंगे। वैश्विक राजनीति के संदर्भ में भारत के समक्ष चुनौतियां एवं भूमिका का आकलन कर पाएंगे। वैश्विक राजनीति के जो चुनौतियां हैं, तो उसमें भारत की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उसको जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना। इस इकाई के अध्ययन के अंतर्गत स्वतंत्रता के उपरांत भारत की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। भारत की सभ्यता तथा भारत के इतिहास की एक लंबी परंपरा है, परंतु सदियों की राजनीतिक दास्ता के विरुद्ध एक लंबे संघर्ष से भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। स्वतंत्र भारत के समक्ष अपनी विदेश नीति का निर्माण तथा क्रियान्वयन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो हमारे जो देश की परंपरा रही है, तो बुद्ध का देश माना जाता है, जो कि शांति का देश, और पूरे विश्व में हम शांति का संदेश भी देते हैं। तो इसके बाद हमारा देश गुलाम हो गया, अंग्रेजों का गुलाम हो गया। फिर जब एक लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद जब हमें आज़ादी मिली, तब हमारे देश की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विषम थी। उस समय अपनी विदेश नीति का निर्धारण करना बहुत ही कठिन था, लेकिन फिर भी हमारे देश के नेताओं ने, जैसे कि उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के तरीके से उन्होंने विदेश नीति का निर्धारण किया। भारत ने अपनी विदेश नीति में धीरे वैश्विक परिवेश में गुट निरपेक्षता की नीति को एक श्रेष्ठ नीति के रूप में अपनाया तथा तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को प्रेरित किया कि उसके लिए यह विदेश नीति का सर्वोत्तम विकल्प है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो वैश्विक राजनीति में दो ध्रुवीय गुट में जो है पूरा विश्व बटा हुआ था। एक गुट जो है अमेरिका का था, एक सोवियत संघ का था। तो हमको जो है दोनों गुटों में से शामिल नहीं होना था, और जो है गुट निरपेक्ष, मतलब कि हमको दोनों गुटों से अलग रहना है। तो गुट निरपेक्ष की नीति को हमने अपनाया, और हमने पूरे विश्व में यह संदेश भी देने का प्रयत्न किया। जितने भी तृतीय विश्व के लोग थे, विकासशील देश थे, उनके समक्ष एक आदर्श उदाहरण के रूप में हमने प्रस्तुत किया। गुट निरपेक्षता की नीति को अपनी विदेश नीति में हमने अपनाया। इसके बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति आस्था तथा इनसे सहयोग के सिद्धांत को अपनाने संविधान में स्थान दिया है। इसके अलावा भारत ने महाशक्तियों के साथ संबंध, पड़ोसी देशों के साथ विषम परिस्थितियों में भी सही ढंग से संबंधों का निर्धारण किया है। तो हमने अपने सिद्धांतों के अनुरूप हमने अपने संविधान में, जो कि यूएनओ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उसमें अपने आस्था एवं सहयोग को भी हमने दर्शाने का प्रयत्न किया। अपने संविधान में भी इस बात को हमने रखा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में आस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से हम सहयोग करेंगे, और जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे हम अच्छे संबंध बनाएंगे। जिन राष्ट्रों से हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वैमनस्य की भावना न रखें और अच्छे सहयोगात्मक पूर्ण रवैया अपनाएं, और वैश्विक परिदृश्य में भी हम अच्छे संबंध रखने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय विदेश नीति से संबंधित प्रमुख तथ्य। कौन कौन से प्रमुख तथ्य हैं जो हमारी विदेश नीति से संबंधित हैं, इसको देखने का प्रयास करेंगे। किसी भी देश की विदेश नीति उन विश्व की परिस्थितियों के संदर्भ में उस देश की आंतरिक आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए किसी भी देश की नीति संरचना उसकी गतिशीलता के पीछे उस राष्ट्र के इतिहास की भौगोलिक स्थिति, उसकी संस्कृति तथा दर्शन, आर्थिक सामाजिक शक्तियों का समागम होता है। तो किसी भी देश की जो भौगोलिक स्थिति होती है, उस देश का सांस्कृतिक जो कल्चर होता है, तो उस
उन चीज़ों का उसकी विदेश नीति में स्पष्ट रूप से उसकी झलक दिखाई देती है। जैसा कि हमारा भारत देश है कि 3 ओर से द्वीपों से घिरा हुआ है, महाद्वीपों से घिरा हुआ है, और एक ओर जो है स्थल की स्थिति है। तो हम जो है अपने भारत देश को इस प्रकार से अपनी उस तरह से हम सुरक्षात्मक व्यवस्था का जो है इंतजाम करते हैं, जैसे कि 3 प्रकार की हमारे देश में सेनाएं हैं, वायुसेना, जल सेना, थल सेना। तो इस प्रकार से हम अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं, 1946 में नेहरू ने एक भाषण को प्रायः विदेश नीति का आधारभूत मानदंड माना जाता है। इस भाषण में उन्होंने कहा था, हम यथासंभव ये प्रयास करेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ संघर्षरत गुटी राजनीति न करें। तो उन्होंने 1946 में ये भाषण दिया था कि हम निर्गुट रहेंगे, गुट निरपेक्ष को अपनाएंगे और हम गुटी राजनीति में नहीं शामिल होंगे और हम वैमनस्यता से दूर रहेंगे, शांतिपूर्ण अपनाएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व की भावना से हम अन्य देशों के साथ संपर्क रखेंगे। हम औपनिवेशिक तथा दूसरों पर निर्भर राष्ट्रों, उनकी जनता के बारे में चिंतित हैं। साथ ही हम सिद्धांत व्यवहार में सभी जातियों के लिए अवसर की समानता एवं सिद्धांत को मान्यता देते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यह भी कहा था कि जो राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के अधीन हैं, हम उनके लिए भी चिंतित हैं। मतलब कि जब हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुआ तो उस समय विश्व में बहुत से राष्ट्र थे कि जो गुलामी से आज़ाद नहीं हुए थे, तो उनके बारे में चिंता व्यक्त किया था और उनका ये मानना था कि जिस प्रकार से हमने आज़ादी प्राप्त कर लिया है, उन देशों को भी आज़ादी मिले और जो है संप्रभु राष्ट्र बने। और हम जो है अवसर की समानता में विश्वास करते हैं, सभी की समानता में हम विश्वास करते हैं। कोई भी देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और कोई भी बड़ा देश छोटे का शोषण ना करे और जो है समान, सबके लिए समान अवसर प्राप्त। आगे हम देखते हैं भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य। हमारे जो भारतीय विदेश नीति है तो उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम रखना, इसे प्रोत्साहित करना। तो हमारे जो भारतीय विदेश नीति है तो उसका उद्देश्य यही है, लक्ष्य यही है कि हमको जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को कायम रखना है। हमको जो है वैमनस्यता नहीं करना है, किसी भी देश पे अटैक नहीं करना है और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान भी करना है। अगला है सभी पराधीन देशों की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि भारत भी उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। तो अपनी विदेश नीति में हमने जो है इस बात को भी शामिल किया है कि हम जिस प्रकार से हमने आज़ादी प्राप्त कर लिया है, तो उसी प्रकार जो अन्य देश गुलाम हैं उनकी भी हम स्वतंत्रता को जो प्रोत्साहित करते हैं, उनके साथ खड़े होंगे, उनको सहयोग करेंगे, जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी, और हम उनकी स्वतंत्रता को जो है प्रोत्साहन देंगे, उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भारत भी उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। जब भारत उपनिवेशवाद का शिकार था तो उस दंश को भारत जो है झेल रहा था और उस दंश को भारत महसूस किया कि जो है गुलामी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज़ादी छिन जाती है और कोई भी राष्ट्र जब गुलाम होता है तो उसके पास नहीं संप्रभुता नहीं होती है और वो अपने निर्णय, अपने स्टेप खुद नहीं ले सकता है, कोई और देश उस देश के निर्णय को लेता है और उसकी नीतियाँ भी वही अन्य देश ही बनाते हैं। और इसलिए इस गुलामी की जो है जंजीरों से मुक्त होना लाजमी है। और जो राष्ट्र हमारे देश की आज़ादी के बाद गुलाम थे तो उनको भी हमने प्रोत्साहित किया कि वो भी गुलामी से मुक्त हो जाएं। इसके बाद नस्लवाद का विरोध तथा ऐसे समाज के विकास का समर्थन जिसमें रंग, जाति और वर्ग के किसी भेदभाव का कोई स्थान न हो। एक नस्लवाद के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था। दक्षिण अफ्रीका में जो है रंग भेदभाव ये सब का जो आंदोलन चल रहा था, अमेरिका में भी इसका आंदोलन चल रहा था। रंग भेदभाव यानी गोरे काले का भेद, जो मूल निवासी थे काले थे और जो बाहर से आए थे विदेशी वो गोरे थे, लेकिन वो जो है वो यह कहते थे कि आप काले लोग हो और आपको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है और जो है हम गोरे हैं और हमको जो है शासन करने का अधिकार है। जबकि यह तो ईश्वर की समझ और विश्व के समझ सभी राष्ट्र, सभी देश और सभी मनुष्य बराबर हैं।
तो गोरे काले का कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो रंग भेद और जो इस प्रकार से शोषण चल रहा था, तो इसको जो भी खत्म करने के लिए भारत ने जो एक मुहिम चलाई थी, और जिन राष्ट्रों में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे उन देशों के लिए भी हम उनके साथ खड़े थे। आगे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। कोई भी विवाद का युद्ध ही हल नहीं है, युद्ध से जन धन की हानि होती है, इसलिए हम युद्ध को नहीं मान्यता देते हैं। हम विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करते हैं। हमारे पाकिस्तान से कितने भी कटु संबंध है, लेकिन हर बार हमने जो है यही कोशिश किया है कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हो। और किसी भी राष्ट्र में के साथ यदि हमारे कोई संबंध कटु हो रहे हैं, विचारों में वैमनस्यता आ रही है, तो भी हम यह प्रयास करते हैं कि युद्ध ना हो और बातों से समझौते के तहत, और इस प्रकार से हम जो है शांतिपूर्ण हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगला है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तथा संपूर्ण मानवता के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र को सक्रिय योगदान देना। इन सभी जो हमने अपनी नीतियों में, विदेश नीति में हमने शामिल किया है, इनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना हुआ है, पूरे विश्व के देशों को जो है गाइडलाइन एक प्रदान करता है, वो पूरे विश्व के देश उसके सदस्य हैं, तो उसमें हम अपनी आस्था प्रकट करते हैं और उसी के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने जो है समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर का जो विवादित मामला था, पाकिस्तान से विवाद हो रहा था, तो हमने खुद स्टेप ना लेकर के हमने जो है खुद वहाँ पे हमने अटैक नहीं किया है, और अपनी बातों को, अपने विवादों को हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गए, और जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जा कर के हमने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने अपनी आस्था प्रकट करने का पूरा प्रयास किया है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अपने विवादों को हल करने का पूरा प्रयास किया है। अगला है, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पंचशील सिद्धांत आवश्यक सिद्धांतों के रूप में हमने अपनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भारत की विदेश नीति में पंचशील सिद्धांत को अपनाने का प्रयास किया है। पंचशील सिद्धांत क्या है, इसको देखने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 1, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। तो हम जो है जिस प्रकार से गुलाम थे, गुलामी के बाद आज़ाद हुए और हमारे देश को संप्रभुता प्राप्त हुई, यानी कि सॉवरेंटी, एक प्रकार से अपने निर्णय लेने की क्षमता, सर्वोच्च क्षमता है हमारी। और तो हम संप्रभु राष्ट्र हैं वर्तमान में, और हम जो अन्य संप्रभु राष्ट्र हैं तो उनके बारे में हम जो है उनको प्रयत्न करते हैं उनकी संप्रभुता भी छीण न हो, और हमारी संप्रभुता जिस प्रकार से हमको प्यारी है तो अन्य देशों को भी अपनी संप्रभुता प्यारी है। और इसलिए हम अपनी संप्रभुता का जिस प्रकार से सम्मान करते हैं, अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता का भी हम सम्मान करेंगे, और जो है अखंडता का भी हम सम्मान करने का प्रयत्न करते हैं। पारस्परिक अनाक्रमण। तो पारस्परिक अनाक्रमण क्या है? मतलब एक होता आक्रमण, हम एक दूसरे से आक्रमण करेंगे तो ये गलत चीज़ है। इसी का जस्ट अपोजिट है अनाक्रमण। तो अनाक्रमण, हम एक दूसरे के राष्ट्र पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो अनाक्रमण का अर्थ यही हुआ कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, और अगर किसी बात पे विरोध है, विवाद है, तो हम बातों द्वारा हल निकालेंगे, यही है। अगला है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप। तो एक दूसरे के मामलों में आंतरिक अहस्तक्षेप, जैसे भी किसी भी राष्ट्र में, हमारे देश में या अन्य राष्ट्र में यदि कोई आंतरिक कलह, जैसे कि किसी जाति, वर्ग, धर्म को लेकर के आंतरिक कलह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसी देश का कर्तव्य है कि वो उस समस्या को अपने तरीके से सुलझाए, कानून बनाकर सुलझाए या फोर्स का सहारा ले, लेकिन उसका खुद का कार्य है कि अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को बहाल करना और विवादों का हल ढूंढना। और किसी अन्य देश को कोई राइट नहीं है कि किसी अन्य देश पर हस्तक्षेप करे। हमारे देश में बहुत सी इस प्रकार की घटनाएं हुई, लेकिन
देश की सरकारों ने उसको बहुत ही सूझबूझ तरीके से उसको हल निकाला, उसको जो है कानून बना करके कि अत्याचार ना करे, गरीबों पर अत्याचार ना किया जाए, किसी वर्ग जाति विशेष पर अत्याचार ना हो सके। इसलिए हमारी सरकारों ने लगातार प्रयत्न किया कि हमारे यहाँ देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और किसी पर अत्याचार ना किया जाए। तो अन्य देशों को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए और अन्य देश का कोई हक नहीं है कि किसी अन्य देश पर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, क्योंकि सभी राष्ट्र अपने हिसाब से संप्रभु हैं। अगला है पारस्परिक समानता तथा एक दूसरे के हितों में सहयोग। तो एक दूसरे के हितों में सहयोग करना है, एक दूसरे का हित में सहयोग करना है हमको, और समानता की बात करते हैं। जैसे कि कोई भी राष्ट्र अगर छोटा है या बड़ा है लेकिन हम समान हैं, यह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो शक्तिशाली राष्ट्र है, बड़ा राष्ट्र है, छोटे राष्ट्र पर अवांछित तरीके से मतलब कि उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ करे। ऐसे समझौते वो लागू नहीं कर सकता है कि छोटे राष्ट्र की गरिमा जो है तार तार हो। उसकी गरिमा का ख्याल करते हुए, उसकी संप्रभुता का ख्याल करते हुए, उसकी समानता का ख्याल करते हुए हम जो है आपसी समझौतों को हम करते हैं। अगला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, हमको जो है शांतिपूर्ण सहयोग करना है, एक दूसरे के साथ अपना जो है मित्रतापूर्ण व्यवहार करना है। अगला है भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। हमारे जो भारतीय विदेश नीति है उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, ये हम जानने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि भौगोलिक तत्व, हमारे देश का जो है महत्वपूर्ण तत्व है भौगोलिक तत्व कि जो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा देश 3 ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है और जो एक और स्थल क्षेत्र है। तो जिस प्रकार से हमारी भौगोलिक स्थिति होगी उसी प्रकार से हम अपने देश की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए हमने जो है तीनों प्रकार की सेनाओं का हमने इंतजाम किया है अपने देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए। वायुसेना, जल सेना, थल सेना आदि का हमने जो है इंतजाम किया है और इसको जो है जो नौसेना की तैनाती समुद्र तटीय क्षेत्रों में हमने कर रखी है ताकि कोई भी दुश्मन राष्ट्र हमारे देश पर अटैक न कर दे कभी भी। अगला है विचारधाराओं का प्रभाव। तो विचारधाराओं का प्रभाव हमको जो है किसमें दिखाई देता है, एक तो सरकार में दिखाई देता है, एक तो नागरिकों में दिखाई देता है। किसी भी राष्ट्र में उसके देश के सरकार एवं नागरिकों का विचारधारा जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वहाँ की सरकार और वहाँ के नागरिकों की विचारधारा कैसी है। विचारधारा का मतलब ईमानदारी पूर्ण होना चाहिए और जो है सहयोगात्मक होना चाहिए सरकार का जनता के प्रति, जनता का सरकार के प्रति, क्योंकि कोऑपरेशन से ही हम जो है अपनी नीतियों को आगे बढ़ा पाएंगे, विकासशील मुद्दों पर बात कर पाएंगे, विकासशील विकसित जो विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं वो लागू कर पाएंगे। अगर सहयोगात्मक पूर्ण रवैया रहेगा तभी हम जो अपने राष्ट्र को विकास के पथ पर आगे ले जा पाएंगे। अगला है द्विध्रुवीय वैश्विक राजनीति। जो द्विध्रुवीय वैश्विक राजनीति है मतलब कि पूंजीवाद और साम्यवाद, तो इसके बीच में हमको किस प्रकार से इस्टेब्लिश करना है। जैसे कि हमने अपने जो है इकोनॉमिक में हमने भारत की अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं साम्यवाद का समावेश किया है। मिश्रित इकोनॉमी को हमने रखा है। हमने ना तो पूरी तरीके से पूंजीवाद अपनाया है ना तो पूरी तरीके से साम्यवाद अपनाया है, क्योंकि हमारे देश की जनता जो कि गरीब वर्ग में आती है तो उसका तो ख्याल रखना सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने हित के लिए काम करती है और सरकार जनता के कल्याण के लिए काम करती है। तो पूंजी पूरी तरीके से अगर हम पूंजीवाद अपनाएंगे तो हमारे देश में गरीब वर्ग के जनता का क्या होगा। तो इस वजह से हमारे यहाँ मिश्रित इकोनॉमी रखी गई है कि गरीब जनता का ख्याल सरकार रखेगी और जो है उद्योगपति उद्योग चलाएंगे और उस प्रकार से हमारी मिश्रित इकोनॉमी के तहत हमारी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जाएगी। अगला है सैनिक तत्व। तो सैनिक तत्व, सैनिक हमारे देश की सैनिक क्षमता बहुत ही मजबूत है, जो कि उनको वायुसेना, जल सेना, थल सेना हमारे देश
की सेना को जो है प्रोवाइड कराया गया है और इनके लिए आधुनिक तकनीकी जो आयुध हैं उससे लैस वैस किया गया है। पनडुब्बी जहाज ये सब चीज़ों से हमने जो है और वायुयानों से अपनी सेना को हमने लैस वैस किया है, क्योंकि अगर सेना के पास ये आयुधों का नई तकनीकी के हिसाब से हमने उनको आयुध उपलब्ध नहीं कराया है तो हमारी सेना कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारी सरकारें शुरू से ही लगातार प्रयास कर रही हैं कि अपनी सेना को नई नई तकनीकी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए हथियारों आयुधों से लैस वैस रखा जाए। अगला है राष्ट्रीय हित। तो विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हित प्रमुख होता है। देखिए, और जितने भी तत्व होते हैं तो माध्यम होते हैं, लेकिन मेन हित राष्ट्रीय हित होता है। हम राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ही हम अन्य सभी चीज़ों का सहारा लेते हैं, अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाते हैं, हम जो है अपनी सैनिक व्यवस्था करते हैं। मेन क्या होता है? मेन होता है राष्ट्रीय हित। हम राष्ट्रीय हित के इर्द गिर्द ही हमारी चीज़ें घूमती रहती हैं। तो इसलिए कोई भी राष्ट्र होता है तो अपनी विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर करता है और मेन होता है राष्ट्रीय हित। हमारा राष्ट्रीय हित किसमें है? किस देश से हमको संबंध अच्छे बनाने हैं, जिससे भी बनाना है, हमको आयात करना है, निर्यात करना है, राष्ट्रीय हित में अच्छी मित्रता रखना है और हमको जो है अपने नागरिकों का विकास करना है, देश का विकास करना है, ये होता है राष्ट्रीय हित। और इसी हित को ध्यान में रखकर हम जो है अपनी सारी प्लानिंग करते हैं, चाहे हमारी भारत के अंदर की योजनाएं हों, चाहे भारत के बाहर विदेश नीति का मतलब है कि अन्य देशों से हमको जो है संबंध बनाने के लिए किस प्रकार से हम नीतियां बनाएंगे, तो वो होता है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित को हम ध्यान में रख करके हम अन्य देशों के साथ हम नीतियों का निर्माण करते हैं। अगले में देखते हैं नेहरू का व्यक्तित्व। तो हमारे विदेश नीति के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में नेहरू जी का व्यक्तित्व का कितना बड़ा योगदान था। वो क्योंकि प्रारंभ में हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू ही हमारे देश की विदेश नीति का निर्धारण करने के कर्णधार थे। उन्हीं के ऊपर कंधों पर भार था कि हम अपने विदेश नीति का निर्माण किस प्रकार करेंगे। तो उन्होंने ही हमारे देश की जो विदेश नीति का निर्धारण किया था और हम आज तक उसी रास्ते पर थोड़ा बहुत बदलाव करके समय के साथ परिवर्तन करके आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको देखने का प्रयास करते हैं का विश्व शांति नेहरू जी के व्यक्तित्व में था। विश्व शांति, हम जो है शांति बुद्ध का देश है हमारा देश। सम्राट अशोक ने भी शांति की जो है उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, अशोक और बुद्ध। तो इनके मार्ग पर हमारा देश चल रहा है और हम शांति का देश माना जाता है और हम विश्व में शांति का संदेश देते हैं। इसीलिए हम अनावश्यक कभी भी किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करते हैं और शांतिपूर्ण ही विवादों का हल ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। अगला है गुटनिरपेक्षता, मतलब कि अन्य देशों से हम अलग रहेंगे। निशस्त्रीकरण, मतलब कि हम शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद, मतलब कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जो है हम सपोर्ट नहीं करेंगे। नस्लवाद विरोध, संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था, हम नस्लवाद का विरोध करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में हम अपनी आस्था रखेंगे। भारतीय विदेश नीति एवं वैश्वीकरण, तो भारतीय विदेश नीति एवं वैश्वीकरण हम देखने का प्रयत्न करते हैं। इसमें क्या है? वैश्वीकरण जिसे प्रायः नई तकनीकी उत्पत्ति माना जाता है, राष्ट्रों को एक दूसरे से नजदीक लाने तथा क्षेत्रीय संप्रभुता आधारित राष्ट्रीय राज्य के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। फिर भी वैश्वीकरण के युग में राज्यों के आर्थिक उदारीकरण का मार्ग अपनाने की आशा की जाती है। वैश्वीकरण का युग मतलब कि नई तकनीकी, आज इंटरनेट का युग है, तो इसमें थोड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लग रहा है, लेकिन हम वैश्वीकरण मतलब एक दूसरे से जुड़ाव इसलिए हम मानते हैं क्योंकि इंटरनेट आदि के माध्यम से हम जो है ग्लोबल हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत नज़दीकी जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी इसका दुरुपयोग भी होता है, लेकिन फिर भी हम जो है अपनी सभी व्यवस्थाओं में आज इंटरनेट के माध्यम से और नई तकनीकी माध्यम से हम जो अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। राज्यों के उदारीकरण मार्ग की आशा की जाती है। राज्यों ने उदारीकरण का मार्ग अपनाया है, मतलब कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि को जो है हमने जगह दिया है ताकि लोग
बेरोजगार न रहें, उनको लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व व्यापार संगठन राज्यों का ही संगठन बना रहे, ना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, इसलिए राज्य प्रासंगिक रहता है। तो जो विश्व व्यापार संगठन है तो वो राज्यों के मध्य काम करता है और राज्यों के लिए काम करता है और राज्य ही उसके सदस्य बने हुए हैं। सभी राष्ट्रों के समक्ष एक नई समस्या आतंकवाद चुनौती के रूप में उभरा है, जिसका दंश भारत झेल रहा है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें बहुत से लोग हताहत हुए हैं। सरकार की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। आतंकवाद ने राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अभी जम्मू कश्मीर में जो है पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ हाल ही में, जिसमें कि बहुत से लोग जो है हताहत हुए हैं, जो कि पर्यटक वहाँ पे गए हुए थे और उनको ऊपर जो है अनावश्यक तरीके से उनको जो है जान गंवानी पड़ी। आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। तो ये सब हमारी जो है व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। सरकार को अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करनी चाहिए, क्योंकि जो है बहुत सा जो इनकम का भाग है पर्यटन से आता है, तो हम अपने पर्यटन को बढ़ावा देंगे और ना कि अपने पर्यटन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमको अपनी व्यवस्था को जो है सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको पर्यटन का बढ़ावा भी देना है। भारतीय विदेश नीति और चुनौतियां। भारतीय विदेश नीति के तहत कौन कौन सी चुनौतियां हैं? नई शताब्दी ने भारतीय विदेश नीति के समक्ष नई चुनौतियों को उत्पन्न किया है। चुनौतियां अखंडता, आर्थिक एवं नाभिकीय से संबंधित है। तो हमारी चुनौतियां देश की अखंडता, जो कि हमारे जो है धर्म, वर्ग, आतंकवाद, इस प्रकार से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो हमारे देश की अखंडता प्रभावित हो रही है। ये चुनौतियां क्षेत्रीय एवं वैश्विक है। इन चुनौतियों को आंतरिक राष्ट्रीय चुनौतियों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। राष्ट्रहित किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का आधार होता है, इसलिए राष्ट्रहित स्थिर, स्थायी, अति आवश्यक होती है। राष्ट्रहित का समुचित निर्धारण, उनके अनुकूल विदेश नीति का निर्माण, क्रियान्वयन राष्ट्र की विदेश नीति की सफलता की कसौटी है। तो अगर हमारे विदेश नीति का अंग आंतरिक स्थिति भी, परिस्थिति भी होती है, तो हमको अपने देश की आंतरिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हिंसा को जो है स्थान बिल्कुल नहीं होना चाहिए और विकास को जो है स्थान देना चाहिए। नागरिकों को रोजगार मुहैया कराने चाहिए। ये सब हमारी व्यवस्था जब चुस्त दुरुस्त होगी, हमारा देश विकास के प्रगति पर अग्रसर होगा, तभी हमारी विदेश नीति एक मजबूत विदेश नीति के रूप में आगे उभर कर सामने आएगी। भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन। अब देखते हैं भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन। स्वतंत्रता के उपरांत भारत की विदेश नीति में एक निरंतरता को देखा जा सकता है। भारत की विदेश नीति को अत्यधिक गत्यात्मक होना आवश्यक है। वैश्वीकरण के युग में विदेश नीति के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए विदेश नीति को वैश्वीकरण के आधारभूत ढांचे के अनुरूप ढालना आवश्यक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात हमारी विदेश नीति गतिशील है, निरंतर आगे बढ़ रही, लेकिन और गत्यात्मक तक और ज़्यादा आवश्यक है कि हम जो है उसको गतिशील बनाएं और निरंतर उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जितनी भी समस्याएं हैं उनको हमको समाधान करने की ज़रूरत है और समस्याओं का समाधान करने के उपरांत ही हम अपने विदेश नीति को हम आगे बढ़ा पाएंगे। जितनी भी वैश्वीकरण चुनौतियां हैं, उनको चुनौतियों का सामना करने के लिए हमको एक सक्षम, मजबूत राष्ट्र के रूप में हम अपने राष्ट्र को हमको आगे ले जाना है, बढ़ाना है, मजबूती देना है, गति देना है। सारांश में देखते हैं, भारतीय विदेश नीति के कर्णधार पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्हें पूर्ण रूप से यह एहसास था कि किसी भी विदेशी नीति का मूल उद्देश्य अपने राष्ट्र के हितों का संवर्धन है। इसलिए उन्हें भारत की विदेश नीति में पंचशील सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता, भारतीय संस्कृति, दर्शन आदि को समाहित करते हुए आर्थिक जरूरतों को पूरी करने का प्रयास किया है। आर्थिक और सामाजिक दर्शन मतलब हम बुद्ध के और जो अशोक के देश के निवासी हैं, तो हमको जो है शांति का संदेश देना है और अपनी आर्थिक समस्याओं, आर्थिक ज़रूरतों को जो पूरी करना है, सामाजिक स्थितियों को हमको जो कंट्रोल करना है और बहुत सी जो विषम परिस्थिति थी वो जो है आज सही हो गई है लगभग, और जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसका भी समाधान जरूरी है, क्योंकि उसका समाधान नहीं किया जाएगा तो हमारे देश का विकास संभव नहीं हो पाएगा। इंदिरा गांधी जी ने आदर्शवाद की जगह यथार्थवाद आधारित भारतीय हितों को वरीयता दी।
जवाहरलाल नेहरू आदर्शवाद के सिद्धांत पर चल रहे थे, किंतु इंदिरा गांधी ने आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद को मान्यता दिया। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ सहानुभूति संबंध स्थापित किए। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए पर्याप्त लचीलापन अपनाते हुए अपनी रक्षा और विदेश नीति आर्थिक संबंध अन्य देशों से बनाए रखें, ताकि जटिल विश्व में भारत के लोगों की सुरक्षा कल्याण सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने अपने देश की सुरक्षा और कल्याण को अपनाने के लिए, सुरक्षा कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों से अच्छे संबंध रखे हैं और व्यवहार में लचीलापन लाते हुए अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।